कलोपगामी तरंग वायु स्तंभ में कंपन वाला लेसन समाप्त हुआ था। उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। आज हम अगला लेसन शुरू कर रहे हैं, तनी हुई डोरियों में कंपन। तनी हुई डोरियों में कंपन देखेंगे। तनी हुई डोरी का मतलब एक ऐसे लचीले तार से जिसमें वाइब्रेशन मतलब कंपन उत्पन्न हो सके। तो उस तनी हुई डोरी के दो सिरों को दृढ़ आधार से बांधेंगे और उसको बीच से पकड़कर जब खींचेंगे तो उसमें दो तरंगे चलेंगे विपरीत दिशाओं में, और उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उस बद्ध माध्यम में, जो तनी हुई डोरी भी एक बद्ध माध्यम है, उसमें एक नई तरंग उत्पन्न होगी जो सदैव स्थिर प्रतीत होगी, जिसे अपगामी तरंग कहेंगे। उसमें भी नोट्स और एंटी नोट्स बनेंगे। दृढ़ सिरे पर सदैव बनेगा नोट्स और बीच में एंटी नोट्स भी बनेंगे। कंपनों की विधाओं को भी दिखाएंगे कि कंपनों की विधाओं में सन्नादि, विषम सन्नादि क्या आते हैं, अधिस्वरक क्या है और सन्नादि क्या है। तो तनी हुई डोरियों के कंपन में तनाव का नियम देखेंगे और आवृत्ति का भी नियम, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का भी नियम, त्रिज्या का भी नियम, सभी नियमों को देखेंगे। और उस तनी हुई डोरी में जो तरंग की चाल है उसका व्यंजक भी, और फ्रीक्वेंसी जो उत्पन्न होगी तनी हुई डोरी में उसका भी सूत्र देखेंगे। अब ध्यान देंगे, इसमें जो पहली हेडिंग होगी इस लेसन की वह है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो इसमें फार्मूला है, ध्यान देना कि V = होगा √T/m, जहां T डोरी में तनाव और m एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी की एकांक लंबाई का ये मास है, द्रव्यमान। तो अब ध्यान देंगे इसमें, अब कहीं V आता है तो हम √T/m तो लिख लेंगे। m का मान, यदि डोरी के पदार्थ का घनत्व D मान लिया जाए तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की जगह पर हम और भी मान लिख सकते हैं। यदि डोरी जिस पदार्थ की बनी, यदि डोरी जिस पदार्थ की बनी है, डोरी के पदार्थ का घनत्व D हो तो यह जो m है, मास जो है ये πr² D होगा। और ये तो देख रहे हैं कि πr² अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, चूंकि लंबाई एकांक है इसलिए r त्रिज्या और एकांक लंबाई का ये हो गया आयतन, और डेंसिटी D है तो गुणा करेंगे तो ये, क्योंकि द्रव्यमान जो होगा m वह V × D होगा, आयतन गुणे घनत्व होता है। तो m की जगह पर हम मान लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं √T और अपान m की जगह पर πr² D भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का यह व्यंजक है। अब कुछ हम नियम बताएंगे इसमें। तनी हुई डोरियों में जो कंपन होगा, पहले तो कंपन देखेंगे, कंपनों की आवृत्ति के लिए सूत्र देखेंगे, फार्मूला भी हम सिद्ध करेंगे। तनी हुई डोरियों में कंपन, तनी हुई डोरी, तना हुआ तार, तनी हुई डोरी में कंपन, वाइब्रेशन। तनी हुई डोरी में कंपन, तो ध्यान देंगे तनी हुई डोरी में कंपन क्या होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं, ध्यान देना, इसमें मान लेंगे कि माना कि L मीटर लंबी एक डोरी है जिसके सिरों को दृढ़ आधारों के बीच बांधा गया है, और बीच से जब पकड़कर खींचेंगे तो ये डोरी वाइब्रेशन करेगी, कंपन करेगी। ये दृढ़ सिरे पर बताया गया था सदैव नोट्स बनेंगे, और दो लगातार नोट्स नहीं बनते, बीच में बन जाएंगे एंटी नोट्स भी, क्योंकि न तो दो नोट्स लगातार बनते हैं न दो एंटी नोट्स बनते हैं, बल्कि दो न्यूनतम तीव्रताओं के बीच में एक अधिकतम तीव्रता अवश्य आती है। तो यहाँ ध्यान देना है। अब इसमें ध्यान देना है, तरंग की जो चाल होती है, तो ये देख रहे हैं दो क्रमागत नोट्स,
या दो क्रमागत एंटी नोड्स के बीच की दूरी हम बताए थे कि L इक्वल टू कितना होगा। इसके पीछे वाले लेसन में बताए थे कि दो क्रमागत नोड्स अथवा दो क्रमागत एंटी नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2। तो यहाँ λ/2 लिखेंगे तो λ इक्वल टू तो जान जाएंगे कि λ इक्वल्स क्या होगा, तो λ इक्वल्स होगा 2L। अब इसमें ध्यान देना है, यदि इस दूरी में तरंग की चाल v हो तब क्या होगा। यदि इस दूरी में तरंग की चाल, यदि इस दूरी में तरंग की चाल v हो तो v इक्वल्स टू होगा n लैम्डा या n बराबर होगा v/λ। तो ध्यान देंगे तो v का मान तो √T/m रख लेंगे और लैम्डा की जगह पर 2L रखेंगे। तो n इक्वल्स हुआ लैम्डा का मान 2L तो 1/2L और √v के स्थान पर T/m। तो n इक्वल्स 1/2L √T/m, जहाँ L तनी हुई दूरी की लंबाई, T तनाव बल और m एकांक लंबाई का यह है द्रव्यमान। तो अब इसमें देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तनी हुई दूरी में जो उत्पन्न स्वर होगा उसकी आवृत्ति को, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लंबाई, तनाव और m द्वारा इसको हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लंबाई का मान यदि बढ़ा दिया जाए तो n का मान क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ T तनाव यदि बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति बढ़ जाएगी। इसमें नियम अभी हम बताएंगे, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का नियम, तनाव का नियम और लंबाई का नियम तो बताया जाएगा। लेकिन जब ये फार्मूला लगाएंगे, m की जगह πr² लिखेंगे तो ये त्रिज्या का भी नियम और घनत्व का भी नियम होगा। कुल 5 नियम इसके बाद हम बताएंगे। तो अब इसके बाद देखेंगे तनी हुई डोरी में जो उत्पन्न आवृत्ति है उसके संबंध में कुछ नियम। तो पहला नियम तनी हुई डोरी में, पहला नियम हम देख रहे हैं, फार्मूला तो बताया गया 1/, सूत्र ध्यान देंगे, यानी तनी हुई डोरी में तरंग की जो आवृत्ति होती है 1/2L √T/m होता है। तनी हुई डोरी में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, उसकी जो तरंगे उत्पन्न होती है उसकी आवृत्ति है। तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/2L √T/m। अब इसमें नंबर 1 देखेंगे तनाव का नियम। तो तनाव का नियम क्या है, ध्यान देंगे तनाव का नियम। तो तनाव के नियम में L और m के नियत होने पर ध्यान देंगे, यदि L व m मतलब लंबाई तार की और एकांक लंबाई का द्रव्यमान दोनों नियत हो, यदि L और m नियत हो, तब नियत हो तो n समानुपाते √T होगा, या n/, इसको यदि इधर लाते हैं तो n/√T इक्वल्स टू ये कांस्टेंट नियतांक होगा। या इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, n1/√T1 इक्वल्स टू n2/√T2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज में लेंगे। यदि तनाव T1 पर मालूम हो n1 फ्रीक्वेंसी और n2 फ्रीक्वेंसी किस तनाव पर आएगी, तो हम इस सूत्र, इस फार्मूले द्वारा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, बता लेंगे। और अब इसके बाद देखना है लंबाई का नियम। तो लंबाई के नियम में ध्यान देंगे, लंबाई के नियम, लंबाई का नियम ये दूसरा है। लंबाई का नियम क्या है, लंबाई का नियम तो इसमें T और m को कांस्टेंट करेंगे। यदि तनाव T तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m नियत हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, तो n समानुपाते 1/L होगा, या L इक्वल्स कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, या ये होगा n1 L1 इक्वल्स टू n2 L2। अब इसमें ध्यान देंगे, यदि मान लो L1 पर फ्रीक्वेंसी n1 हमें मालूम हो और L2 पर कितना फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम पता कर लेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ लंबाई के नियम में तने हुए तार की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जो होती है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ही लंबाई कम करेंगे ऊंची आवृत्ति का स्वर निकलेगा। जैसे देखे होंगे सारंगी वादक जो होता है तने हुए तार पर रगड़ रगड़ कर कंपित तार की लंबाई को परिवर्तित करता है। जैसे तार को रगड़ेगा, जहां टच होगा वहां तार दो खंडों में बट जाएगा, विभिन्न आवृत्तियों का स्वर निकलेगा। तो इस पर रगड़ेंगे तो तने हुए तार की जो लंबाई बदलेगी, तो तने हुए तार की जब लंबाई बदलेगी तो इस फार्मूले द्वारा फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो तने हुए तार की लंबाई को कंपित तार की लंबाई को परिवर्तित करके विभिन्न आवृत्तियों का स्वर निकाला जाता है जो कान को प्रिय लगता है, जिससे हम ये तने हुए तार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो म्यूजिकल साउंड होता है। उसमें सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी आएंगे, जिसको हम आगे सिद्ध करेंगे इसी लेसन में। तो इसमें तो अभी दो नियम हो गए। अब इसके बाद देखेंगे तीसरे नियम में, और तीसरा नियम होगा एकांक लंबाई के द्रव्यमान का नियम। एकांक लंबाई के द्रव्यमान का नियम, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का नियम। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान के नियम में फार्मूला जो देख रहे हैं n इक्वल्स टू, तो n इक्वल्स टू तो लिखा गया है 1/2l अंडर t अपान m। इसमें l और t को कांस्टेंट कर देंगे, लंबाई लेंथ और तनाव t को। तो इसमें यदि l और t नियत हो, यदि l और t नियत हो तो n समानुपाते 1/√m। अब इसमें देखो ये जो देख रहे हैं कि मास मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान यदि कम रहेगा, मतलब तार पतला रहेगा, बहुत पतला रहेगा, तो उससे ऊंची आवृत्ति का स्वर निकलेगा। यदि तार मोटा बना दिया जाए, जैसे वो रॉड देखते हैं, तो रॉड में यदि वाइब्रेशन कराए तो हमें ऊंची आवृत्ति का स्वर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका मास ज्यादा हो जाएगा एकांक लंबाई का, और जब मास ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम आएगी। तो कहने का मतलब n समानुपात है 1/√m या n/√m इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हुआ, नियतांक हुआ। तो या इसको हम लिख सकते हैं n1/√m1 इक्वल्स टू n2/√m2। तो ये जो बता रहे हैं नियम, इस लेसन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें दो चीज और हम बताना चाह रहे हैं, जैसा कि ध्यान दो, ये जो देख रहे हैं नियम जो है उसमें दो चीजें हैं। मास जो है उसमें πr²d हम कहे थे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व होता है। तो आयतन तो जान रहे हैं कि πr² होगा l, लेकिन l एकांक है इसलिए πr² डेंसिटी d। तो तार की त्रिज्या का नियम और डेंसिटी घनत्व का नियम, तो दो और नियम बता रहे हैं। इसके बाद देखेंगे तार की जो त्रिज्या है, तीसरा ये नंबर चौथा है, ये नंबर तार की त्रिज्या। तार की त्रिज्या पर भी ये निर्भर करेगा तार मोटा है कि पतला है। तार की त्रिज्या का नियम, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे n इक्वल्स 1/2l अंडर√t, और अपान जो m है, m के जगह पर πr²d बताया गया। अब इसमें तो l और t और d तीनों कांस्टेंट होगा। यदि l लंबाई, तनाव t तथा घनत्व d नियत हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, तो n समानुपाते 1/, ये होगा r जो देख रहे हैं। चूंकि ये अंडर रूट होगा 1/r², इसलिए हम r लिखेंगे, या n r इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब तार की जब त्रिज्या कम होगी तो ऊंची आवृत्ति का मतलब पतले तार से ऊंची आवृत्ति का स्वर निकाला जा सकता है, या इसको हम n1r1 इक्वल्स टू n2r2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक और नियम हम बताना चाहेंगे 5वें नंबर पर, और वह किसका नियम होगा? ध्यान देना। इसमें देख रहे हैं ये घनत्व का नियम, 5वें नंबर पर घनत्व पर भी देगा, घनत्व का नियम।
तो घनत्व का नियम 5वें नंबर पर है। सूत्र है n इक्वल्स 1/2l अंडर टी अपान यह है पाई आर स्क्वायर डी, पाई आर स्क्वायर डी। इसमें देखो यल टी और आर तीनों यदि कांस्टेंट कर दिए जाए तो ये डी जो होगा एन समानुपात 1/√d होगा। डेंसिटी ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हल्का रहेगा तो डेंसिटी कम होगा तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। मतलब तार की लंबाई L, तार की लंबाई L जो सूत्र में दिया है, तार की लंबाई L, तनाव T तथा त्रिज्या R नियत हो तो ध्यान देंगे इसमें n समानुपात 1/√d होगा, जहाँ d जो देख रहे हैं वो डेंसिटी है, घनत्व है। तो तार किसका बनाया जाए जिससे ऊंची आवृत्ति का स्वर आए? तो तार ऐसे पदार्थ का हम लेंगे जिसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। यदि मान लो अधिक डेंसिटी वाला हम तार लगा दिए सितार, गिटार, वायलिन, बीड़ा, सारंगी में, तो वाइब्रेशन कराएंगे तो उससे जो स्वर निकलेगा आवृत्ति भद्दी आएगी, मतलब कम आवृत्ति वाला स्वर निकलेगा। लेकिन उसी के जगह पर यदि हम ऐसे तार को लगाएं जिसका डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी बहुत कम हो, तो ऊंची आवृत्ति का स्वर निकलेगा। तो ये देख रहे हैं कि तने हुए तार की आवृत्ति जो होगी तार के पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या n√d इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा जा सकता है। इस फार्मूले का भी उपयोग सवाल लगाते समय हम करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा इस लेसन में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके सॉल्व करने में इसका हम उपयोग करेंगे। या यहाँ n1√d1 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू n2√d2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेंसिटी जो होगा, कम डेंसिटी वाला वायर लेंगे, तार लेंगे, तो उसमें ऊंची आवृत्ति के स्वर आएंगे। अब इसके बाद तो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि तनी हुई डोरी, तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो सूत्र तो हम बता चुके हैं, लेकिन अभी हम कह रहे थे कि तनी हुई डोरी में, जैसे यहाँ देखो, यदि यल लंबाई की जो डोरी है उसके बीच वाले भाग को हाथ में पकड़कर थोड़ा खींचे, खींचकर जब छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेशन करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। और जब कंपन करेगा तो इसमें तरंगे उत्पन्न होंगी। तो देखो यहाँ से जब हम कंपन करा रहे हैं, पकड़कर इसको खींच रहे हैं, एक तरंग उधर जाएगी और एक तरंग यहाँ से इधर आएगी। मतलब इस बद्ध माध्यम में ठीक एक जैसी दो समतल प्रगामी तरंगें विपरीत दिशाओं में चलेंगी, जिनके अध्यारोपण से इस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न हो जाएगी जो सदैव स्थिर प्रतीत होगी, जिसे अप्रगामी तरंग कहेंगे। अप्रगामी तरंग में नोट्स और एंटी नोट्स का बनना भी दिखाया जाएगा। तो अप्रगामी तरंग का समीकरण देखेंगे, तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण, उसमें निस्पंद नोट्स और प्रस्पंद एंटी नोट्स की स्थितियों को भी देखेंगे, अभी बताया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है इसमें। अब विशेष इसमें ध्यान देंगे जो इम्पोर्टेंट चीज हम बताना चाह रहे हैं इसमें। अभी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें जो दिया है, 5 नियम बताए, 5 नियमों की सहायता से इस लेसन के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी अधिकांश क्वेश्चन आता है इस लेसन से। तो अब हम देखेंगे ये जो तनी हुई डोरी है, तना हुआ तार है, जो उसमें अप्रगामी तरंग कैसे उत्पन्न होगी जो बता रहे हैं। तो अप्रगामी तरंगें तो उत्पन्न होंगी, लेकिन समीकरण क्या है हमें सिद्ध करना है। जैसे देखो एक बार और हम बता रहे हैं कि बीच से पकड़कर खींचेंगे, तो खींचेंगे एक तरंग इधर आएगी, जब तार वाइब्रेट होगा, कंपन करेगा, तो एक तरंग इधर चलेगी x की धन दिशा में और दूसरी तरंग x की ऋण दिशा में चलेगी। तो इस बद्ध माध्यम में दो तरंगें ठीक एक जैसी जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप इस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होगी जो सदैव स्थिर रहती है। तो उस तरंग को अप्रगामी तरंग तो कह देंगे। समीकरण क्या है ध्यान देंगे।
तनी हुई दूरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग का समीकरण, तनी हुई दूरी में अप्रगामी तरंग। तनी हुई दूरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण, तनी हुई दूरी या तार, तनी हुई दूरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण, अप्रगामी तरंग का समीकरण, अप्रगामी तरंग का समीकरण। ध्यान देंगे, अभी हम बता रहे थे एक तरंग धन x अक्ष की दिशा में जाएगी और दूसरी तरंग किस दिशा में जाएगी, x अक्ष की ऋण दिशा में। दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा तो धन x अक्ष प्लस x अक्ष की दिशा में चलने वाली की दिशा में संचरित तरंग का समीकरण, संचरित समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण होगा, तरंग का समीकरण। और ये होगा y1 इक्वल्स टू, बताया गया था ये साइन इन ब्रैकेट 2 पाई t अपान कैपिटल T। चूंकि ये प्लस x अक्ष की दिशा में चल रही इसलिए हम माइनस होगा 2 पाई x बाई लेमडा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस x अक्ष की दिशा में भी तरंग चल रही है, x अक्ष की दिशा में चलने वाली दिशा में संचरित समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, प्रगामी तरंग का समीकरण y2 इक्वल टू होगा, ये साइन होगा और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि माइनस x अक्ष है इसलिए यहाँ माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा 2 पाई t अपान कैपिटल T और ये प्लस 2 पाई x अपान लेमडा। और इसमें देखो ये जो तरंगे हैं उस तनी हुई दूरी में विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो अध्यारोपण का जब सिद्धांत लगाएंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है y इक्वल्स y1 प्लस y2 होता है। इसमें हम CD फार्मूला लगाना चाहेंगे तो देखो इसमें y1 में भी ये कॉमन है तो ये हम कॉमन तो ले लें, तो साइन इन ब्रैकेट बचेगा 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस 2 पाई x बाई लेमडा। और ये प्लस y2 में जो देख रहे हैं उसमें है साइन 2 पाई t अपान कैपिटल T और ये प्लस है 2 पाई x बाई लेमडा। अब इसमें देखो CD फार्मूला, साइन C प्लस साइन D का सूत्र जानते हैं। अब लगाएंगे इसमें CD फार्मूला तो 2a साइन 2a cos C प्लस d/2 होता है तो 2a cos, जब C प्लस d/2 करेंगे मतलब C में D को जोड़कर आधा करेंगे, x वाला पद कैंसिल होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई t अपान कैपिटल T इंटू साइन होगा। तो साइन C माइनस d/2, तो C में से D घटाएंगे तो T वाला पद कैंसिल, माइनस माइनस तो साइन माइनस 2 पाई x बाई लेमडा। अब इसमें देखो साइन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा ही होता है, इसलिए माइनस को हम यहाँ बाहर कर लें तो माइनस 2a cos 2 पाई t अपान ए कैपिटल T इंटू साइन 2 पाई x बाई लेमडा। अब ये जानते हैं नोट्स और एंटी नोट्स की जो स्थितियां हैं इस समीकरण के अनुसार बताई जाएंगी। यदि इसमें x बराबर यदि हम 0 कर दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब y 0 होगा तो वहां निष्पन्न बनेगा कि प्रस्पन्न बनेगा, x का मान यदि 0 हुआ तो साइन तो अवश्य 0 हो जाएगा, पूरा समीकरण 0 होगा। बताया भी गया था कि न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु y विस्थापन मतलब न्यूनतम शून्य हुआ, आयाम भी शून्य होगा, तरंग की तीव्रता भी न्यूनतम शून्य होगी तो वहां नोट्स बनेगा। तो x बराबर 0, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, x इक्वल टू 0 पर y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तो 0 हो जाएगा, समझे। तो x बराबर 0 पर y 0 तथा x बराबर L तथा x बराबर L पर y बराबर क्या होगा, वह भी होगा 0।
क्योंकि जो डोरी थी यल लंबाई की तो दृढ़ सिरा था ना वहाँ, तो दृढ़ सिरे पर भी तो जानते हो कि दृढ़ सिरा जो होता है कठोर जो तल होता है वहां भी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है 0। तो x बराबर यल मतलब तार जितना लंबा है, तो लंबाई जहाँ है तार की समाप्त हो रही है वहां एक दृढ़ सिरा है, तो वहां भी y 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण में थोड़ा ध्यान देंगे हम। अतः इसमें यदि हम लिखना चाहें, अतः ये साइन का एंगल यही बता रहा है, अतः साइन 2 पाई x की जगह पर यल लिखेंगे और अपान ये लेमडा होगा, और यह बराबर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि y 0 होता रहे। अरे साइन का ये एंगल है ना, पूरा टोटल 0 कब होगा, कब 0 होगा, इसको देखो हम p इंटू पाई मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मान तो देख रहे हैं कि p पाई होगा, लेकिन इसमें अभी ये नहीं लिखेंगे। इसमें तो देख रहे हैं कि 2 पाई जब यल लगा रखा गया तो इसका मान तो 0 होगा ही, अवश्य 0 होगा। तो यहाँ हम 0 तो करेंगे, तो 0 कब होगा ये, जब 2 पाई यल अपान लेमडा का मान कुछ यहाँ रखा जाए। जैसे मान लो हम पाई रख देते हैं, पाई रखेंगे मतलब इस साइन का एंगल है ना 2 पाई यल अपान लेमडा, पाई होगा मतलब 180 अंश होगा। साइन 180 अंश का मान 0 होता है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। लेकिन केवल साइन पाई मतलब 180 अंश पर ही 0 नहीं होता, साइन का मान 0 डिग्री पर भी 0 होता है। तो केवल यदि हम यहाँ 0 कर दें तो उससे पाई नहीं आएगा, इसलिए हम पाई के पदों में एक लेंगे, मानेंगे कि इसका एक पूर्णांक p इंटू पाई होगा, जहाँ p का मान हम लिखेंगे, जहाँ p बराबर यदि हम 0 कर दें तो समझ में आ जाएगा ना कि 2 पाई यल बराबर हो गया 0। और जब 2 पाई यल बराबर 0 हुआ तो साइन 0 का मान अवश्य 0 होता है। अब यहाँ p के जगह पर मान क्या रखोगे, 1। तो p के जगह पर कामा जब 1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो साइन का जो एंगल है 2 पाई एल बाई लेमडा वो हो गया पाई रेडियन, मतलब 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान होता है 0। अब बताओ कि दूसरा मान हम क्या रखें, क्योंकि जानते हैं कि तरंग की जो तीव्रताएं होती हैं लगातार न्यूनतम नहीं होती, न्यूनतम तीव्रताओं के बीच बीच में अधिकतम तीव्रताएं भी आती हैं। तो बताओ अब क्या किया जाए, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, अब क्या रखें यहाँ, यदि मान लो हम 2 रख देते हैं तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई 360 अंश, और साइन 360 अंश का मान तो जानते ही होंगे कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ 2 भी लिख दे रहे हैं, क्या 3 भी लिखने, 3 भी लिख देंगे, बोलो। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, ये पाई से पाई तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ 2l अपान लेमडा हुआ, और यह बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 2l अपान p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना। अब देखो p बराबर यदि 1 रखेंगे तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, कंपन की प्रथम विधा होगी, उसमें तरंग दैर्घ्य कुछ आएगी तो हम उसकी आवृत्ति लिख लेंगे। फिर वहां से जानते हो कि 2 लिखेंगे तो वो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, कंपन की द्वितीय विधा होगी तो उसमें तरंगे उत्पन्न होंगी उसमें भी, लेकिन उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य भिन्न होगी, कुछ दूसरी आएगी। फिर 3 रखेंगे तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, कंपन की तृतीय विधा होगी तो उसमें भी तरंगे उत्पन्न होंगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भिन्न होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि p का मतलब जब तार 1 खंडों में, 2 खंडों में, 3 खंडों में वाइब्रेशन करेगा तो उत्पन्न स्वर की आवृत्ति भिन्न भिन्न होगी, और अलग अलग आवृत्तियों का जो संयुक्त प्रभाव हुआ प्रिय लगा कान को, मतलब उसमें सम विषम दोनों तरह के सन्नादी यदि आ गए तो तनी हुई डोरी से मधुरमय संगीतमय म्यूजिकल साउंड अवश्य उत्पन्न होगा। अब इसमें हमें कंपनों की विधाओं का पता करना है, ये तो व्यापक फार्मूला है लेमडा बराबर। अब इसमें देखना है कंपन की विधाओं को। अप्रगामी तरंग का समीकरण तो देख लिए, तनी हुई डोरी में जो कंपन है
उसकी विधाओं को ध्यान देंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसा कि पिछले लेसन में भी हम बताए थे, सन्नादि उत्पन्न हुए थे, उभरटोन आदि स्वरक उत्पन्न हुए थे, तो उसमें बताया गया था कि सम विषम सन्नादि कैसे उत्पन्न होते हैं, यहाँ भी वही चीज है। अब इसमें ध्यान देंगे, अब इसमें ध्यान देना है। अब तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण हो गया। कंपनों की विधाओं को देखेंगे, तो ये पहला देखेंगे इसमें कंपन की प्रथम विधा, कंपन की प्रथम विधा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की प्रथम विधा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ध्यान देंगे। यदि इसे मानेंगे P बराबर 1 की संगत तरंग दैर्ध्य, यदि P बराबर 1 की संगत तरंग दैर्ध्य, संगत तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 तथा आवृत्ति n1 हो, तथा आवृत्ति n1 हो, तो ये जान रहे हैं कि लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बराबर 2l होगा, अपान 1 लिखा जाए या न लिखा जाए, लैम्डा 1 इक्वल टू 2l। अतः n1 बराबर तो जानते हैं कि v अपान लैम्डा 1 होता है, या n1 इक्वल टू v अपान लैम्डा 1 का मान 2l, और ये जानते हैं कि v का मान, चूंकि v का मान जो तरंग की चाल है √t अपान m बताया गया, तो n1 इक्वल टू हुआ कितना, तो 1/2l √t अपान m। ये हुआ समीकरण नंबर 1, जहां n1 जान रहे हैं सबसे कम आवृत्ति का स्वर है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे, जहां n1 उत्पन्न स्वर का, उत्पन्न स्वर का प्रथम सन्नादि, जहां n1 उत्पन्न स्वर का मूल स्वरक, मूल स्वरक, अथवा इसको हम प्रथम सन्नादि भी कह सकते हैं, प्रथम सन्नादि, प्रथम सन्नादि है। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब इसके बाद थर्ड नहीं भी सेकंड आएगा, कंपन की द्वितीय विधा होगी, कंपन की द्वितीय विधा, और एक कंपन की जो द्वितीय विधा होगी इसमें ध्यान देंगे। कंपन की द्वितीय विधा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ध्यान देंगे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा सा फिगर भी ध्यान देंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, तो ध्यान दो। ये मान लेंगे, माना कि l मीटर लंबा एक तार है, 2 दृढ़ सिरों के बीच ताना गया है, और इसकी लंबाई तो है l। बीच से जब पकड़ कर खींचेंगे तो तार एक खंडों में कंपन करेगा, यहाँ एंटी नोड्स, यहाँ नोड्स बनेगा, और यहाँ नोड्स, 2 क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी जो होती है वो होता है λ/2। ये तो λ/2 होगा, ये l होगा, तो चूंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इसलिए हम λ1 यहाँ माने हैं। और यदि देखो तार जब 2 खंडों में कंपन करेगा तो क्या होगा, n2 होगा, माना गया आवृत्ति n2 और तरंग दैर्ध्य λ2। इसमें क्या करेंगे कि जब कंपित तार को चिड़िए के पंख द्वारा बीच में स्पर्श करा दिया जाए, तो जहां टच कराएंगे वहां के कण अस्थायी रूप से विरामावस्था में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ भी नोट्स बन जाएगा, जहां कण विरामावस्था में नोट्स। अब ये तो जानते हैं कि 2 लगातार मतलब एंटी नोट्स चाहे नोट्स नहीं बनते, यदि 2 नोट्स बन गया तो बीच में अवश्य एंटी नोट्स बनेगा, यहाँ भी एंटी नोट्स बनेगा। जहाँ एंटी नोट्स बनेगा वहां के कण थोड़ा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में रहेंगे, और जहाँ नोट्स वहां विरामावस्था में रहेंगे कण। अब देख रहे हैं कि यहाँ तार 2 खंडों में वाइब्रेशन कर रहा है, एक खंड ए और एक खंड ए हो गया। अब वही जो तरंग थी वहां λ1, तो यहाँ λ1 नहीं होगी। जैसा कि देखो 2 क्रमागत नोट्स या 2 क्रमागत एंटी नोट्स के बीच की दूरी को ही हम तरंग दैर्ध्य बताए थे λ। तो अब यहाँ चूंकि देख रहे हैं तरंग की लंबाई अब छोटी हो जा रही है, तो तरंग की लंबाई जब छोटी होगी तो तरंग की आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब तार की लंबाई तो l वही है, लेकिन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो होगा P का मान, P जो खंडों की संख्या है 2 लिखेंगे,
तो 2 यहाँ जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे, P बराबर, यदि हम मान रहे हैं यदि P बराबर 2 की संगत तरंग दैर्ध्य, की संगत तरंग दैर्ध्य, की संगत तरंग दैर्ध्य λ2 तथा आवृत्ति तथा फ्रीक्वेंसी तथा आवृत्ति कितनी हो, आवृत्ति n2 फ्रीक्वेंसी n2 हो तो λ2 बराबर, तो देख रहे थे अभी हम 2l/p जो समीकरण अभी हम सिद्ध किए थे, तो यहाँ 2l/p, तो यहाँ p की जगह पर 2 रहेगा ही। अतः n2 बराबर क्या लिख रहे हैं, अतः n2 इक्वल टू v/λ2 होगा, लेकिन λ2 का मान 2l/2 और v का मान √t/m, या n2 इक्वल्स हुआ 2/2l/√t/m। तो अब इस समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं कि 1/2l/√t/m तो n1 है, तो n2 बराबर कितना n1 हो जाएगा, n2 बराबर 2n1 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हुआ 2। अब बताओ कि n2 क्या है, ऊंची आवृत्ति वाला स्वर है, क्योंकि मूल आवृत्ति का 2 गुना है। जहां n2 उत्पन्न स्वर का कौन सा सन्नादी होगा, उत्पन्न स्वर का द्वितीय सन्नादी होगा कि नहीं होगा, द्वितीय सन्नादी, क्योंकि मूल आवृत्ति का 2 गुना है। द्वितीय सन्नादी अथवा ओवरटोन अधिस्वरक, अथवा अधिस्वरक में प्रथम अधिस्वरक, ऊंची आवृत्ति वाला स्वर है, अथवा प्रथम अधिस्वरक है। अब इसमें देख रहे हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थोड़ा ध्यान देंगे। उसी तार को हम अब 3 खंडों में वाइब्रेशन यदि हम कराना चाहें तो क्या होगा, तार तो वही है, l लंबाई का तार है, लेकिन अब 1/4 लंबाई पर हम तार जब कंपन करेगा, नोट्स यहाँ बनेगा, यहाँ भी नोट्स बनेगा, जहाँ चिड़िया के पंख को बीच में, तो अब 1/4 पर यहाँ स्पर्श करा रहा है, यहाँ नोट्स बना, तो फिर यहाँ एंटी नोट्स, फिर यहाँ नोट्स बन जाएगा, फिर एंटी नोट्स बना करके क्या करेंगे, यहाँ एंटी नोट्स फिर नोट्स, तो 3 खंडों में वाइब्रेशन करना है, तो यहाँ नोट्स कर लेते हैं। देखो यहाँ इसमें देख रहे थे कि 1 एंटी नोट्स, इसमें 2 एंटी नोट्स, इसमें 3 एंटी नोट्स बनेगा, 1 एंटी नोट्स यहाँ बनेगा, 1 एंटी नोट्स यहाँ मान लेंगे, और 1 एंटी नोट्स यहाँ, तभी तो यहाँ नोट्स बनेगा। बोलो, अब इसमें जहाँ नोट्स बना वहाँ का कण तो अस्थायी रूप से विरामावस्था में रहेगा, जहाँ एंटी नोट्स बना है वहाँ के कण अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पाए जाएंगे। तो देख रहे हैं कि तार अब 3 खंडों में वाइब्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देख रहे हैं कि जब तार 3 खंडों में वाइब्रेशन करेगा तो 3 एंटी नोट्स, 2 खंडों में तो 2 एंटी नोट्स, और 1 खंडों में तो 1 एंटी नोट्स। एंटी नोट्स की स्थितियां देख रहे हैं, ये लंबाई l है, और तरंग दैर्ध्य तो इसमें λ2 माना गया था, इसमें तरंग दैर्ध्य अब λ3 मानेंगे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में अब कंपन की देखो तृतीय विधा, कंपन की जो तृतीय विधा है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसमें क्या होता है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यदि P बराबर 3 की संगत तरंग दैर्ध्य λ3 तथा आवृत्ति n3 हो, तो λ3 इक्वल टू, अब 2l बटे यहाँ क्या लिखा जाए, P की जगह पर 3 लिख देते हैं, तो n3 इक्वल्स टू v/λ3, या यहाँ देखो 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3/2l, और चूंकि v इक्वल टू √t/m, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 3/2l/t/m, या इसको हम देखो 1/2l/t/m क्या है, वो n1 है ना, मूलावृत्ति का स्वर है, तो यहाँ n3 इक्वल टू होगा, या n3 इक्वल टू हुआ 3n1। तो जहाँ n3 उत्पन्न स्वर का कौन सा सन्नादी होगा, उत्पन्न स्वर का तृतीय सन्नादी, उत्पन्न स्वर का तृतीय सन्नादी अथवा कौन सा अधिस्वरक, अथवा द्वितीय अधिस्वरक है, द्वितीय अधिस्वरक, ध्यान देंगे अधिस्वरक। ये हुआ समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 2, 3 को जब देख लेंगे एक साथ तो क्या होता है, समीकरण 1, 2 व 3 से n1 संबंधी n2 संबंधी n3 संबंधी डैश डैश बराबर होगा 1 संबंधी कितना 2
संबंधित 3 ये डैश डैश होगा जो कि देख रहे हो। अब बताओ ये जो तनी हुई डोरी से, तनी हुए तार से जो कंपन हो रहा है उससे उत्पन्न स्वर की आवृत्तियों में अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का हो रहा है। मतलब इसमें सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए तनी हुई डोरियों से उत्पन्न स्वर चूंकि सम विषम दोनों प्रकार के सन्नादि हैं, इसलिए संगीत में ध्वनि उत्पन्न होगी, म्यूजिकल साउंड उत्पन्न होगा। और इसी आधार पर कुछ वाद्य यंत्र बनाए गए हैं तनी हुई डोरियों के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र, जैसे सितार, गिटार, वीणा, वायलिन इत्यादि कह देंगे। सितार, गिटार, वायलिन, वीणा, सारंगी इत्यादि कहेंगे। ये सब क्या है? तनी हुई डोरियों के कंपनों पर ही आधारित वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से हम बताए तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, फिर अप्रगामी तरंग भी हम दिखाए और विभिन्न कंपनों को भी दिखाया गया और तनाव के नियम, मतलब तनी हुई डोरी में कुछ नियम थे, 5 नियम, उसको भी बताया गया। अब इसके बाद तो इसमें अब कल बताया जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा कर आना होगा। टाइम कितना हो गया?